गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो। हम इस वीडियो सीरीज में एक्चुअली डिस्कस करने वाले हैं एसेंशियल्स ऑफ क्लिनिकल डायग्नोसिस। एसेंशियल ऑफ क्लिनिकल डायग्नोसिस मतलब क्लिनिकल जो डायग्नोसिस है उनका एसेंस पार्ट या उन्हें कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ऑल अबाउट क्लिनिकल क्लासेस। ये आपके सेकेंड ईयर से शुरू होके मेडिकल जो लाइफ है आपकी, मेडिकल हिस्ट्री तक पूरी जिंदगी भर ये सारी चीज़ें ही आपको डील करने होंगे। कैसे हिस्ट्री ट्रेक करना है और क्यों करना है, कैसे सस्पेक्ट करना है, ये सब लेके हम डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे सीरीज में। बने रहिए और इस सीरीज को फॉलो करते रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अब शुरू करते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि जनरल एग्जामिनेशन से ही स्टार्ट करते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन का पहला पार्ट जो आता है वो जनरल एग्जामिनेशन को लेके ही आता है। जनरल एग्जामिनेशंस में आता है प्रिंसिपल्स ऑफ हिस्ट्री टेकिंग। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ हिस्ट्री टेकिंग। द पेशेंट कंप्लेन्स as regard his illness is the most important part in history taking. एक पेशेंट का complain as regards his illness is most important part in history taking. A detailed history from the patient gives clue to the correct diagnosis of the disease. Sympathetic attitude and keen observation are essential to properly elucidate the history and get to the real malady of the patient. ठीक है, हिस्ट्री टेकिंग एक आर्ट है। हिस्ट्री टेकिंग एक आर्ट है। अगर आप अच्छे ढंग से हिस्ट्री टेक करना सीख गए, आप अगर आप तो आपका डायग्नोसिस सही होगा, और अगर आपका डायग्नोसिस सही होगा तब आपका ट्रीटमेंट भी सही होगा। इसीलिए एक अच्छा ट्रीटमेंट करने से पहले अच्छी तरह से डायग्नोसिस करना चाहिए, और अच्छी तरह से डायग्नोसिस करने के पहले हिस्ट्री टेकिंग सही होना चाहिए। ठीक है, यही सब है। The following points in the history should be noted in a routine way. क्या क्या देखना पड़ता है? नेम, एज, सेक्स। ये तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है ही पहले ही, मतलब हिस्ट्री टेकिंग के पहले ही शुरू हो जाता है। नेम, एज एंड सेक्स। ठीक है, तो नेम क्यों? दिस इज आस्क्ड एज ए रूल फॉर आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के लिए देख सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन पर्पस। सो आइडेंटिफिकेशन के लिए दिस इज आस्क्ड एज ए रूल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्टिकुलर इंडिविजुअल फॉर फ्यूचर रेफरेंस। हमें नाम, नेम पता होना चाहिए, आईपीडी नंबर या ओपीडी नंबर, ये वगैरह वगैरह रहता है। सो फिर आता है एज। देखिए कुछ डिजीजेस एज रिलेटेड होती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल डाटा इन हिस्ट्री टेकिंग as some diseases are prevalent in particular age, like atherosclerosis, ischemic heart disease, menopausal syndrome, malignancy, etc. are maladies of older age, है ना। ये सारे डिजीजेज जैसे इस्चेमिक हार्ट डिजीज हो गया, मेनोपॉजल सिंड्रोम हो गया, एथरोस्क्लेरोसिस हो गया, ये सारे डिजीजेस जो होते हैं ये ओल्डर एज में पाए जाते हैं। जबकि acute rheumatic fever, congenital heart disease, acute nephritic syndrome, congenital hemolytic anemias, infectious diseases like measles, diphtheria are found in infancy and childhood. ये सारे जो क्रॉनिक डिजीज है, ये सारे जो एक्यूट डिजीजेस होते हैं, एक्यूट rheumatic फीवर, congenital हार्ट डिजीज, एक्यूट नेफ्रेटिक सिंड्रोम, ये सारे डिजीजेस कम उम्र में होते हैं, चाइल्डहुड में होते हैं, इन्फेंसी में होते हैं। गॉल ब्लैडर डिजीजेस, पेप्टिक अल्सर आर द डिजीजेस कॉमन इन मिडिल लाइफ। गॉल ब्लैडर डिजीजेस, पेप्टिक अल्सर, ये सब मिडिल लाइफ के। और वैसे भी पेप्टिक अल्सर एक स्ट्रेस रिलेटेड है। अगर आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये मिडिल एज।
अब आते हैं सेक्स। डिजीजेस लाइक मिट्रल रिगर्गिटेशन, liver diseases, chronic duodenal ulcer are most common in males, whereas arterial septal defect, chronic uh, cholecystitis, hypo and hyperthyroidism, anemia of nutritional origin are most commonly seen in females. तो कुछ कुछ डिजीजेस मेल में ज्यादा होती है, कुछ कुछ डिजीजेस फीमेल में ज्यादा होती है ना। इसीलिए हमें एक पेशेंट का, एक सब्जेक्ट का सेक्स जानना भी जरूरी है, क्योंकि कुछ रिलेटेड डिजीज होते हैं जो मेल में ज्यादा प्रोन होता है, कुछ डिजीज होते हैं फीमेल में ज्यादा प्रोन होता है, इसलिए सेक्स जानना भी जरूरी है। ये हिस्ट्री टेकिंग का एक पार्ट है। हिमोफीलिया एंड Duchenne muscular dystrophy are found almost exclusively in males. Muscular dystrophy एंड हीमोफीलिया ये सारे मेल्स में ज़्यादा मिलते हैं। आप आपकी क्लिनिकल लाइफ में ऐसे पेशेंट्स तो पाएंगे ही पाएंगे। ऑक्यूपेशनल, अब नेक्स्ट देखते हैं ऑक्यूपेशनल। ठीक है, ऑक्यूपेशन सब्जेक्ट का या पेशेंट का ऑक्यूपेशन जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स होते हैं, बहुत सारे डिजीजेस होते हैं जो ऑक्यूपेशन रिलेटेड होते हैं, ड्यू टू chronic exposure, due to subsequent exposure to the that dis irritants और वो सारे केमिकल्स और चीजें जो डिजीज कॉज करते हैं। इंक्वायरी अबाउट द पेशेंट्स ऑक्यूपेशन may give some hints to the diagnosis of many diseases. एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स और डिजीजेस है। वर्क रिलेटेड रिस्क क्या है, जैसे कि a person long employed in printing press having blue line in the gum and suffering from abdominal colic. Revealing punctuate basophilia in the peripheral blood smear has certainly been suffering from chronic lead poisoning. अगर किसी को ऐसा सिम्टम्स मिले कि कोई प्रिंटिंग प्रेस में काम करता है या फिर कलर रिलेटेड किसी भी जगह में काम करते हैं, वहां पे उनकी गम्स में ब्लू लाइंस दिख रहे हैं, दैट मीन्स और उसके साथ सफरिंग फ्रॉम एब्डोमिनल कॉलिक। ठीक है, और ब्लड स्मेयर करने के बाद बेजोफिलिया भी दिखा गया, तो इसका मतलब ये एक लेड पॉइजनिंग का केस है, लेड पॉइजनिंग का केस है सिंपली। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, इन एन इंडिविजुअल। अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। इन एन इंडिविजुअल वर्किंग इन ए कोल माइन, अगर कोल माइन में कोई काम करता है और सफरिंग फ्रॉम ब्रेथलेसनेस, आप लोग कमेंट कीजिए कि ये कौन सा ऑर्गन का डिजीज हो सकता है। रेस्पिरेटरी रिलेटेड होगा, है ना। कॉफ एंड expectorations for a long time and clinically showing features of pulmonary emphysema. The most possible diagnosis is coal miners pneumoconiosis, pneumoconiosis। ठीक है, तो ऐसे डिजीजेस। अब दूसरा एक एग्जांपल देते हैं कि a sewer of paddy field worker who suddenly develops high temperature with rigor, muscle pain, nausea and vomiting with jaundice, evidences of anemia and hemorrhagic episodes with leukocytosis, positive okay okay and ये सारे किडनी फेलियर, लंग फेलियर, लीवर फेलियर, ये सारे सिम्टम्स दिखा रहा है। तो ऐसे में ये कौन सा डिजीज हो सकता है? ऐसे कंडीशंस, ऐसे सिम्टम्स ज्यादातर वेलीज डिजीज में पाए जाते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं।
जैसे कि बिजनेसमैन लोग जिनका, या फिर ऑफिस वर्कर्स जिनका काम ज्यादातर बैठे बैठे होता है, सिडेंटरी लाइफस्टाइल जिनका होता है, chances of coronary arterial disease is more in them. Chances of coronary arterial disease are more in businessmen, persons of sedentary habit, and those with a type A personality. Okay. Men working in plastic and rubber industries, जो ऐसे प्लास्टिक और रबर इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, जिनका एक्सपोजर होता है बेंजीडीन से। बेंजीडीन एक कार्सिनोजेनिक केमिकल है, ये कैंसर कॉज करता है। गैस्ट्रो नहीं, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक कैंसर, कैंसर इन जेनिटो यूटेराइन ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक। ओके। इसके साथ साथ ब्रोंकियल एस्थमा, ये सब कर तो सकते हैं, ये सब नॉर्मल है। वर्कर्स इन माइंस, जो माइंस में काम करते हैं, उनको सिलिकोसिस होने की डर रहता है। ठीक है। वर्कर्स इन प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज हैंडल गम, उनको उनको ब्रोंकियल एस्थमा का प्रॉब्लम हो सकता है। एस्बेस्टोसिस, हमको पता है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उनको एस्बेस्टोसिस हो सकता है। ये सारे ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स है। इसीलिए किसी पेशेंट का कोई सब्जेक्ट अगर आपके पास आया है तो उसका ऑक्यूपेशन क्या है ये भी आपको जानना जरूरी है। थिंक अकॉर्डिंगली। तो अब तक हमने जाना कि हिस्ट्री टेकिंग कहाँ से शुरू होती है। पहले ही हमें बेसिक इंफॉर्मेशन भरने पड़ते हैं, जनरल मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन, पेशेंट का नाम, पेशेंट का एज, उसके साथ साथ आप जिस जिस भी एसोसिएशन के साथ है, जिस भी कॉलेज में है या आप जिस भी हॉस्पिटल में है, नर्सिंग होम्स में है, तो वहाँ का आपको जो एक फॉर्म मिलेगा वहाँ का तो वो सब रहता ही है, मतलब एडमिशन के टाइम में ही वो सब हो जाता है। फिर भी एज अ डॉक्टर योर ड्यूटी इज फर्स्ट कि आपको आपकी हिस्ट्री शीट पे पहले आपको नेम लिखना है, एज लिखना है, सेक्स लिखना है, और भी वगैरह वगैरह फॉर्मेलिटीज तो करनी ही है। वो तो शुरू होता है, ये सब ऑफिशियल पर्पस है। लेकिन एज क्यों जाना जाता है एज ए डॉक्टरल पॉइंट ऑफ व्यू, एज ए फिजिशियन पॉइंट ऑफ व्यू, आपको क्यों जरूरत है? क्योंकि कुछ डिजीज है जो एज रिलेटेड होते हैं, तो इसीलिए इनको डायग्नोसिस करने में हेल्प मिलेगा। जितने ज्यादा क्लू उतना अच्छा डायग्नोसिस, है ना। डिटेक्टिव्स के पास जितने ज्यादा क्लू हो, डॉक्टर्स क्या है, एक डिटेक्टिव है। डॉक्टर्स लोग डिटेक्टिव है, क्योंकि हमें शरीर के अंदर के हिस्से में डीप इनसाइड क्या हो रहा है वो जानना है, और हमारा सब क्लू है बाहर के सिम्टम्स। बाहर के सिम्टम्स को देख के हमें अंदर के डिजीज को जानना है क्या चल रहा है। इसे ही तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन कहते हैं ना। हम कुछ कुछ टेक्नोलॉजीज का भी यूज कर सकते हैं, जैसे मिशन इम्पॉसिबल या ऐसे में दिखाते हैं ना कि डिटेक्टिव्स दे हैव यूज सम टेक्नोलॉजीज आल्सो। तो ऐसे हम भी कर सकते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं, यूएसजी कर सकते हैं, सीबीसी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन क्लिनिकली भी हम ये अंदाजा भी लगा सकते हैं कि कैसे, कौन सा करें। एक्चुअली बात ये आ जाता है कि टेस्ट तो हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन सब कुछ जरूरत नहीं होता। डॉक्टर वो अच्छा होता है जो कम टेस्ट लिखे, जो कम टेस्ट, जिसका क्लिनिकल आई अच्छा हो। इसे ही कहते हैं क्लिनिकल आई, कि आप क्लिनिकली आप पेशेंट को देख के, आप आपके सेंसेस, आपके जो खुद के पांचों सेंसेस है उनमें से आप चारों को यूज करके, चारों को क्यों? क्योंकि हमें टंग वाला जो मतलब टेस्ट का जो है वो नहीं यूज करना है। हम टेस्ट करके नहीं पेशेंट को यूज करते, मतलब डायग्नोज करते। उसमें से चार देख के, स्मेल लेके, हाँ टच मतलब पैल्पिटेशन, पैल्पेशन, इससे हमें देखना पड़ता है, डायग्नोज करना पड़ता है। ये होता है क्लिनिकली। क्लिनिकली हम अपने जो चार इंद्रिय, पांच इंद्रियों में से चार को काम में लगा के, और उसमें से और एक बुद्धि, इंटेलिजेंस को काम में लगा के
फिर हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो ऐसे में एज आ गया, इसीलिए एज वेज जो था वो ये आ गया। फिर सेक्स, सेक्स भी जरूरी है। कुछ डिजीजेस मेल्स में ज़्यादा होते हैं, कुछ डिजीजेस फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ऑक्यूपेशन तो ज़रूरत है ही, क्योंकि ऑक्यूपेशंस एक पेशेंट का आपका ये बता देगा, आपका डिजीज का एक आपको रूट देगा, क्योंकि ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स होते हैं बहुत सारे। कैसे उनका ऑक्यूपेशंस है उस तरीके से। हम क्लिनिकल क्लासेस में ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं जो बहुत दिनों तक टी शॉप्स में काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, या फिर कोल कोल माइंस पे काम करते हैं, तो उनको एस्थमा की प्रॉब्लम्स होती है ज्यादातर, नॉर्मल। या फिर पॉल्यूटेंट, उनका जो घर है वो रोड साइड है, या कोई किसी फैक्ट्री के आजू बाजू में है, या फैक्ट्री वर्कर है, तो ऐसे में उनको एस्थमा ये ऐसे प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसीलिए ऑक्यूपेशंस जाना एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट मैरिटल स्टेटस में। मैरिटल स्टेटस भी जानना बहुत जरूरी है। द मैरिटल स्टेटस ऑफ द पेशेंट मस्ट बी नोटेड। डिजीजेस लाइक हीमोफीलिया ए, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये सारे डिजीजेस आर एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। ये सारे एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, इसीलिए तो ये सब मेल्स में ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। क्योंकि इनके सब फीमेल, जब ये एक क्रोमोसोम पे होके रहेगा, एक एक्स क्रोमोसोम पे डिफेक्टिव जीन रहेगा, तब क्या होगा? नहीं, एक मिनट, अगर ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, तो किसी भी एक में होगा तो वो आ जाएगा, वो शो करेगा, फिनोटाइप शो करेगा। हाँ, usually carried asymptomatically by females while male offsprings are unfortunate victims। एक मिनट, द मैरिटल स्टेटस ऑफ द पेशेंट। अच्छा, एक्स लिंक रिसेसिव अगर होते हैं कोई डिजीज एक्स लिंक रिसेसिव, तो उसमें क्या होता है? हाँ, सही में, तो एक्स लिंक रिसेसिव अगर होते हैं तो उसमें उस केस में फीमेल्स जो होंगे वो कैरियर होंगे, और मेल्स जो होंगे इंडिविजुअल वो विक्टिम्स हो जाएंगे। मैरिज इन एक्सट्रीम ऑफ एज रिजल्ट इन बेबीज विद कॉन्जेनिटल कार्डियक डिफेक्ट्स। अगर मैरिज का मैरिटल स्टेटस भी जानना है, और मैरिज कितने साल में हुआ है ये भी जानना है, क्योंकि एक्सट्रीम एज में अगर होता है तो कोई डिजीज हो जाते हैं, कार्डियक डिफेक्ट्स, अबॉर्शन एटसेट्रा। And this is exemplified by the common occurrence of Down syndrome, that is trisomy of 21 chromosome, trisomy 21, in children of elderly mothers, and increasing frequency of Marfan syndrome with increasing parental age। ठीक है, marriage between close relatives results in more frequent expression of genetic defects in the offsprings। ठीक है, ये सब आ जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं एड्रेस। मैरिटल स्टेट हो गया, अब एड्रेस। एड्रेस क्यों जानना है हमें? क्योंकि हमें उस सब्जेक्ट का हैबिटेट जानना है। हैबिटेट भी आपको जानना पड़ेगा कि ये पोल्यूटेड एरिया है, कि कोई डिजीज ये आ जाता है आपकी पैंडेमिक एपिडेमिक आपकी कम्युनिटी मेडिसिन में आ जाता है ज्यादातर, है ना। डिजीजेस लाइक मलेरिया, कालाजार, ब्लैक वाटर फीवर, filaria are common in West Bengal and parts of Odisha, whereas pernicious anemia ये नॉर्दर्न जगहों में ज्यादा होते हैं। pernicious anemia ट्रॉपिक्स में ज्यादा होते हैं, इन द ट्रॉपिक्स, but quite commonly seen in temperate countries। ट्रॉपिक्स में रेयरली, हाँ रेयरली ट्रॉपिक्स में होते हैं, और कॉमनली होते हैं टेम्परेट कंट्रीज में।
पर्निशियस एनीमिया, ये वगैरह। इंटेस्टिनल एंड हेपेटिक एम्बोलिज्म, amoebiasis. Intestinal amoebiasis, hookworm infection are very common in West Bengal and other regions of eastern India, particularly along the Gangetic plains. अगर हम इंडिया की बात करें, हमें हैबिटेट भी जानना चाहिए, क्योंकि कुछ डिजीजेस है जो हैबिटेट पे डिपेंड करते हैं। अब आता है कि चीफ कंप्लेन, नेक्स्ट आता है एड्रेस हो गया। अब हमें दूसरा लेना है चीफ कंप्लेन। चीफ कंप्लेन क्या है? इट इज एसेंशियल टू नोट डाउन 3 or 4 most important symptoms of the patient in chronological order along with their durations। कब से हो रहा है और क्या प्रॉब्लम हो रहा है। पेशेंट आपके पास आया है, वो कौन सा कंप्लेन लेके आपके पास आया है या आई है ना। तो ये होता है चीफ कंप्लेन। आपको 3 से 4 लाइंस में इसे लिखना है। और इसके आगे है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। तो पहले हमने चीफ कंप्लेंट्स देख लिया, फिर उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। The patient should be allowed to narrate the history of present complaints from the beginning of its development in sequences, without any leading questions being put in as far as practicable। पेशेंट को खुद ब खुद बोलने दो कि उनको क्या अभी जो प्रॉब्लम दिक्कत लेके वो आपके पास आया है या आई है, तो उनको कहने दो कि उनका क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, कब से हुआ, कैसे शुरू हुआ। ये सारा रिलेटेड आएगा प्रेजेंट हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में। अननेसेसरी इलैबोरेशंस और रिपीटेशंस, इन सबको आपको अवॉइड करना है। ये ज्यादा बड़ा डिटेल इलैबोरेशन उसको आपको हिस्ट्री में नहीं लिखना है, उसको टैक्टफुली अवॉइड करना है। और कभी कभी थोड़े से एडुकेटेड पेशेंट्स क्या बोलते हैं, अपनी कंडीशंस को मेडिकल टर्म में बोलते हैं, एसिडिटी हुआ है, ये हुआ है वो। लेकिन आपको फिर भी तब आपको आस्क करना है कि एक्चुअल आपका डिस्कम्फर्ट क्या हुआ है, आपका प्रॉब्लम क्या है, आपका कंप्लेन क्या है। क्योंकि कभी कभी हो सकता है पेशेंट आके आपको बोल देगा कि मुझे हर्निया है, मुझे हर्निया है, कि कहीं से अपने उन्होंने सुना है इंटरनेट से या पढ़ा है, बताया हर्निया है, जबकि आप देख रहे हैं ये हाइड्रोसील है, हर्निया नहीं है, हो सकता है। तो इसीलिए आपको प्रॉपर डिस्कम्फर्ट पूछना है। ये बात अननेसेसरी इलैबोरेशन एंड रिपीटेशन, इसको अवॉइड करना है। इन सच केसेस देयर शुड बी आस्क्ड टू डिस्क्राइब द व्हाट डिस्कम्फर्ट दे एक्चुअली फील्स। Details of previous treatment should be inquired about, particularly name and duration of drugs taken and any adverse reactions out of them. Example, hypersensitivity of penicillin, previous surgical procedures. These informations may have influenced the presenting symptoms of disease. एक example के तौर पे, one female patient presenting with symptoms suggestive of diabetes mellitus may have history of long continued intake of corticosteroids for her rheumatoid arthritis। बाद में आएंगे, पहले तो ये प्रेजेंट इलनेस तो हमने देख लिया, इसके बाद है पास्ट इलनेस। पास्ट पे इससे पहले आपको क्या दिक्कत थी, उसका क्या क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई सर्जरी हुआ है या नहीं, ये सब भी हमें देखना पड़ेगा। पास्ट हिस्ट्री लेना पड़ेगा, पास्ट इलनेस लेना पड़ेगा। द हिस्ट्री ऑफ रिलेवेंट डिजीज फ्रॉम विच द पेशेंट हैज सफर्ड इन द पास्ट शुड बी इलैबोरेटेड। Rheumatic fever, malaria and kala-azar, infectious diseases such as diphtheria, scarlet fever, smallpox, infective hepatitis, syphilis, gonorrhea, etc.
There might be some correlation of the above mentioned diseases with the present clinical signs, that is hepatomegaly, hepatosplenomegaly, है ना, rheumatic valvular heart disease, cardiomyopathy, syphilitic aortic incompetence, etc. फैमिली हिस्ट्री एंड पर्सनल हिस्ट्री, हमें फैमिली हिस्ट्री भी देखना पड़ेगा, फैमिली हिस्ट्री पूछना पड़ेगा, पर्सनल हिस्ट्री भी लेना पड़ेगा। फैमिली हिस्ट्री में क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कुछ डिजीजेस है जैसे कि आपकी कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलिटस, ये सारे जो डिजीजेस है ये फैमिली में रन करते हैं, ये फैमिली में रन करते हैं। अगर उनके पेरेंट्स को भी था, या अगर वो पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स अभी कैसे हैं, मतलब देयर हेल्थ कंडीशन कैसे है, ये भी पूछना पड़ेगा। अगर मर गए हैं, अगर उनका डेथ हो गया है, तो वो उनका कॉज ऑफ डेथ क्या था, आपको जितना ज्यादा हो सकता है फैमिली हिस्ट्री लेना पड़ेगा। ओके, और क्योंकि ये सारे डिजीजेस फैमिली में रन करते हैं, और है एज रिगार्डिंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स में भी है या नहीं, ये देखना पड़ेगा। अगर जरूरत पड़े तो हमें एक फैमिली ट्री भी बनाना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ डिजीजेस होते हैं, जैसे हमने क्लास 12 में आप लोगों ने किया होगा जेनेटिक्स में, जो था कि इससे इसके मतलब हम तो नीट में करते ही भी है कि फैमिली ट्रेड देख के कौन सा डिजीज है ये तो इसको डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल हिस्ट्री में आता है आपका फूड हैबिटेट, फूड हैबिटेट, लाइफस्टाइल, कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं, फूड हैबिटेट, एनीमिया वगैरह, डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेल न्यूट्रिशन, ये सब कुछ आपका फूड हैबिट्स these आर वेरी कॉमन इन ट्रॉपिक्स, हो गया। उसके साथ एडिक्शन, कौन कौन सा एडिक्शन है? chronic alcoholism leads to diseases like liver diseases, coronary artery diseases, etc. Whereas excessive smoking may lead to chronic bronchitis, emphysema, Buerger's diseases, etc. Regular habits of physical exercise may prevent obesity, CAD, etc. ये सारे आपको जानना पड़ेगा। अच्छा, कॉम्प्लेन अब हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस ये सब देख लिया, की सिम्टम्स देख लिया, इम्पैक्ट ऑन डेली लाइफ देख लिया, ट्रीटमेंट हिस्ट्री, पहले क्या ट्रीटमेंट चल रहा था वो भी हमें देखना है, क्योंकि कुछ कुछ क्या दवाई आप लॉन्गली ले रहे हैं। कोई आपके पास हेपेटोमेगाली लेके पेट में दर्द लेके आया, आपको आपको लग रहा है कि लीवर में प्रॉब्लम हो सकता है, आपने पूछा, हिस्ट्री लिया, कि आप कोई ऐसा मेडिसिन खाते थे जो लिवर में डैमेज करता है, क्रॉनिकली बहुत दिनों से खा रहे हैं, हो सकता है आपको मिल सकता है। तो ये सब कुछ आपको पूछ के ही तो पता चलेगा, यही आपका हिस्ट्री टेकिंग में आता है। जितनी अच्छी तरह से आप हिस्ट्री टेक कर पाएंगे, उतनी अच्छी तरह से आप क्लूज को सर्च कर पाएंगे। हम हिस्ट्री में क्या ढूंढते हैं? क्लूज ढूंढते हैं, क्योंकि हमें एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, एक केस को सॉल्व करना है, सीआईडी की तरह या सीबीआई की तरह या कोई भी डिटेक्टिव की तरह, आपकी जो भी फेवरेट डिटेक्टिव होगा। मेरा तो शार्लॉक होम्स है। ओके, तो उनकी तरह आपको क्लूज को ढूंढना पड़ेगा, और क्लूज को ढूंढ के फिर उन पे आपको एक्शन करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। फिर उन क्लूज को जैसे डिटेक्टिव लोग करते हैं कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, तो इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा आपको। फिर तो कौन सा डिजीज है, क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे में क्या प्रॉब्लम, कहाँ पे है, आपको प्रॉब्लम मिला, फिर आपको उसको कंफर्म करने के लिए इन्वेस्टिगेशन में भेजना पड़ेगा कि इन्वेस्टिगेशन करना है। फिर इन्वेस्टिगेट करके आपको वही वही चीजें मिलेंगी जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, बस आपका कंफर्म डायग्नोसिस कंफर्म है। अब आप ट्रीटमेंट कीजिए, अब आप उस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट कीजिए, ज्यादातर चांसेस है कि वो ठीक हो जाएंगे, वो उसका मैनेजमेंट अब हो जाएगा, ठीक से मैनेज हो जाएगा, क्योर हो जाएगा, या अकॉर्डिंगली कुछ डिजीजेस क्योरेबल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो
ऐसे ही। अगर नहीं हुआ तो फिर से आपको पहले से शुरू करना होगा फिर से। और इस बार आप जब दूसरी बार आप करेंगे तो सब्सिक्वेंटली आप जिस जहाँ पे आपको लग रहा था कि नहीं शायद यहाँ गलती था, यहाँ ये हो सकता है, ऐसे करके। अब अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। पास्ट इलनेस तो हमने देखा ही, फिर फैमिली हिस्ट्री एंड पर्सनल हिस्ट्री भी देख लिए। फिर आता है साइकोलॉजिकल हिस्ट्री। Psychological disturbances should be elicited very carefully while taking the history। क्योंकि कुछ डिजीजेस होते हैं जैसे कि आपका हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, पेप्टिक अल्सर हो गया, ब्रोंकियल एस्थमा हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया, आर इनकाउंटर्ड डेली इन द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। और ये सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स वन ऑफ ए फैक्टर ऑफ दिस डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स होते हैं। तो इसीलिए हमें टाइप्स ऑफ वर्क्स जानना है पेशेंट का। सोशल एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप शुड बी आस्क्ड व्हेन न्यूरोटिक एंड साइकोसोमैटिक डिस्टर्बेंसेस आर क्लिनिकली सस्पेक्टेड। ठीक है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऑब्सेशन थॉट शुड बी एलिसिटेटेड। History of delusions or false beliefs and hallucination or false sensation or perceptions should be carefully inquired about if severe mental disorders like schizonephria is suspected। ये सारा इंपॉर्टेंट है। मेंटल वेलबींग असेसमेंट करना है, ट्रॉमा एंड कॉपिंग में। अब आते हैं मेडिस्ट्रियल हिस्ट्री में। इन केस ऑफ फीमेल सब्जेक्ट वहां पे हमें मेडिस्ट्रियल हिस्ट्री लेना पड़ेगा। मेनार्ड की ड्यूरेशन ऑफ menstruation, quantity of blood loss in each menstrual cycle, or any other abnormalities, sorry, or nahi, and any other abnormalities if there, ये सब लेना पड़ेगा। मेनोपॉज, अगर मेनोपॉज हो गया है या फिर ये सब डिजीज, ये सब हिस्ट्री लेना पड़ेंगे। नंबर ऑफ बर्थ्स लेने पड़ेंगे। कॉम्प्लिकेशंस, इज देयर एनी कॉम्प्लिकेशंस इन एनी प्रेगनेंसी और एनी बर्थ, एनी चाइल्ड बर्थ। ओके, और इसके साथ साथ हिस्ट्री ऑफ एमेनोरिया if any should be asked for onset of menopause or stoppage of menstruation, and symptoms attributed to premenopausal syndrome should be inquired about in elderly females. Excessive blood loss due to gynecological causes like fibroid uterus or cancer cervix, CS cervix, may be clue to the search for a cause of anemia। आपको एनीमिया, पेशेंट आया है, आपको एनीमिया का सिम्टम्स मिल रहा है। हाँ, एक फीमेल पेशेंट है और आपको एनीमिया का सिम्टम्स मिल रहा है। आपने बाकी सब टेस्ट किए या देखे, आपको मिल रहा है कि एनीमिया है, सीबीसी करके आपको मिला कि हीमोग्लोबिन कम है, तो एनीमिया इज अ केस ऑफ एनीमिया, सिंपल। अब आपको सिर्फ इतना तो बताना नहीं होगा, आपको उसको पहले क्या होगा कि लॉस कहाँ से हो रहा है ब्लड का, वो उसको आपको फाइंड करना है। तो आप ट्रीटमेंट में जैसे ही जाएंगे तो आपको और भी आप आयरन सप्लीमेंट दे रहे हैं, ठीक है, आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन लॉस जो है वो भी तो है ना, तो इससे वो न्यूट्रलाइज नहीं होगा, वो नॉर्मलाइज नहीं होगा। तो इसलिए आपको एग्जैक्ट कॉज भी पता होना चाहिए कि कहाँ से एनीमिया हो रहा है, क्यों, ये कौन सा कॉज है, ब्लड लॉस हो रहा है, अच्छा कोई इंटरनल हेमोरॉइड्स तो नहीं, कोई इंटरनल हेमरेज तो नहीं जहां से ब्लड ब्लीडिंग हो रहा है, या फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल। इसलिए मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री भी लेना है कि आपका मेंस्ट्रुएशन कैसा हो रहा है, आपका ब्लड पर पर मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपका ब्लीडिंग कितना होता है, ये जानना पड़ेगा। हिस्ट्री ऑफ टेकिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इसी में आता है कि आप ओसीपी वगैरह लेते हैं या नहीं, और उसका ड्यूरेशन कितने दिनों तक आप ओसीपी पे है। तो ये सब कुछ आपका एक क्लू देख सकता है इन केसेस ऑफ ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जॉन्डिस एंड समटाइम्स ब्रेस्ट कार्सिनोमा। ठीक है, ये सब हो सकता है। अब आते हैं कि सोशल बैकग्राउंड। सोशल बैकग्राउंड
ये भी आपको जानना पड़ेगा, उनकी हैबिटेट सिमिलर। पहले जैसा हम देख रहे थे कि आपका एड्रेस कैसा है, हैबिटेट देखने के लिए ये भी सोशल बैकग्राउंड भी आपको देखना पड़ेगा। द लिविंग कंडीशन शुड बी नोटेड। Patient is living on street, in a hut, house, flat. Patient has to climb, that is 3 stages to get at home. If necessary situation, how patient is coming with other people, relatives or friends, etc. Is there any other social pressure or environmental disorder which might cause unwell feeling or even diseases? That is, how near a big or busy street, lot of noise, no proper sleep possible, etc. ये सारे कंडीशंस आपको इलिसिट करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा. There could be much more of interest which you find out after a second or third talk with the patient. The social and environmental surrounding is one of the basic items. This condition decide at last whether we are able to cure the patient or only repair a symptom. अगर हमें क्योर करना है एक पेशेंट को, तो हमें क्या करना होगा, हमें फोकस करना होगा उसका कॉज को एलिसिएट करना होगा, रिमूव करना होगा. जब तक कॉज रहेगा तब तक आप ट्रीटमेंट फिर से करेंगे, फिर से डिजीज हो सकता है. इसलिए हमें पहले कॉज को हटाना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए इवेल्युएट करना होगा, तभी वो पेशेंट बोलेगा नहीं ये डॉक्टर बहुत अच्छा डॉक्टर है, ये मेरे कॉज को पकड़ लिए, ये मुझे एकदम जड़ से ठीक कर दिए. कुछ डिजीजेस ऐसे होते हैं जो हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, तो हाँ हमें वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा. अगर कोई डिजीज किसी को एस्थमा हो रहा है पॉल्यूशन के कारण से, तो उनको को बताना पड़ेगा कि आपको आउटडोर एक्टिविटी ज्यादा नहीं करना है, इंडोर में वो भी आपको प्यूरिफाइड एयर में रहना पड़ेगा, वगैरह वगैरह. मतलब अकॉर्डिंगली एग्जाम्पल बता रहा था. तो ये सब आपको सबको बताना पड़ेगा. इसी के साथ हम ये फर्स्ट जो है वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं. आगे दूसरे वीडियो में मिलते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में. बहुत सारे के फिजिकल एग्जामिनेशंस है. अब आते हैं एग्जामिनेशन पार्ट में. ये तो गया आपका हिस्ट्री, मतलब आप आस्क क्या करेंगे पेशेंट को. हाँ, आस्क करके कि आप पेशेंट को पूछेंगे, आपको आप पूछेंगे और ये आपको पेशेंट आपको जवाब देंगे. तो इसी के साथ ये वीडियो को हम करते हैं एंड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, एंड if you like this video please do like, subscribe and share. Thank you so much.